क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे मतलब वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर जिसके एप्स देख के जिम ट्रेनर भी शर्मा जाए। मतलब पैसा इतना है कि उनके घर के कुत्ते के लिए भी प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं। तो क्यों इतना काम करना यार, इतना खर्चा करके गिटार ले तो आया, कभी बजा भी पाऊंगा या नहीं। अंकल ने पूरा का पूरा पैसा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें मजा नहीं आया। समझ रहे हो आप? दोस्तों, नेपल्स के एक पुराने मोहल्ले में एक दादा की उम्र के महानुभाव रहा करते थे, पूरे के पूरे हेरिटेज पीस, क्योंकि उनकी दुकान भी बिल्कुल वैसी ही थी। दीवारों से प्लास्टर निकल चुका था, पुराने शेल्फ, हवा में एक अजीब सी महक जो क्लियरली बोल रही थी कि यह जगह म्यूजियम के लिए क्वालिफाई करती है। एक्चुअली वो दुकान उनके परिवार की पुरखों की निशानी थी। एक दिन एक अमीर लेडी की उस दुकान में एंट्री होती है। आउटफिट से लेकर परफ्यूम तक उस लेडी के हर एक हिस्से से पैसा दमक रहा था। मैडम ने उस दुकान का हर एक कोना स्कैन किया और फिर फाइनली रुकी एक बरोक वुडन पुट्टी पे। वो गोलू मोलू फरिश्ते होते हैं ना, जो इटालियन क्राफ्ट का फ्लेक्स करते हैं। मैडम को वो चीज बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी, ये कितने का पड़ेगा? अब इसमें हमारे दुकान वाले अंकल दिल में फुल कैलकुलेशन मोड ऑन कर चुके थे। कुछ 10 सेकंड तक कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने एक ऐसा प्राइस बोला जो शायद आप और मैं सुनते तो शायद किडनी बेचने के बारे में सोचना पड़ता। बट गेस व्हाट, मैडम ने बिना पलक झपकाए चेक्स निकाले और कहा, ओके डील डन। एकदम अमीरी क्लास। अंकल की तो लॉटरी लग गई। इतने की तो शायद वो वुडन पुट्टी थी भी नहीं। उन्होंने बड़ा चढ़ा के एक प्राइस सोचकर बोला और रिच अमेरिकन लेडी ने बिना कुछ सोचे ही पैसे दे दिए। लेकिन ये क्या, अंकल तो एकदम सैंपल पीस निकले। मतलब खुश होने के बजाय गुस्से से लाल हो गए। मैडम को लिटरली दुकान से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ये एंजल पीसेस तुमको तो नहीं बेचूंगा, निकलो। आसपास के लोग सबके सब दंग। मैडम भी सोच रही है कौन से सर्कस से आए आदमी, बट बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गए। बाद में जब आसपास के लोगों ने उनसे पूछा कि सर ये हुआ क्या, जितना आपने कहा था उन्होंने तो बिना नखरे के पे कर दिया, फिर प्रॉब्लम क्या हुई? तब अंकल ने बताया, मैं यहाँ पर काम अपने मजे के लिए करता हूँ और मजा मुझे बार्गेनिंग से आता है। जब एक अच्छी खासी लड़ाई छिड़ती है और सामने वाला भी जोर लगाकर पैसा कम कराने की कोशिश करता है और मैं उससे भी ज्यादा जोर लगाकर अपने दाम से खरीदवाता हूँ, तब आता है मजा। मुझे इतनी इजीली कोई पीस नहीं देना किसी को। व्हाट? जी हाँ, मतलब जरा सोचो, आजकल तो लोग गूगल पे के कैशबैक के लिए भी अपनी जान दे देते हैं और अंकल ने पूरा का पूरा पैसा रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें मजा नहीं आया। समझ रहे हो आप? यही है फर्क। हम जैसे नॉर्मल लोग सुबह उठते ही रोते हैं, ऑफिस जाना है, सेम बॉस सेम लैपटॉप, वही बोरिंग जिंदगी। कॉलेज वाले लेक्चर्स अटेंड करते हुए भी लगता है लाइफ झंड है। और दूसरी तरफ ऐसे अंकल जो दिन रात अपने काम में इतने घुसे हुए होते हैं कि मजा नहीं आता तो पैसे तक नहीं लेते। ना वो बोर होते हैं ना कंप्लेन करते हैं। इनफैक्ट उनके फेस पे हमेशा इतनी खुशी से ग्लो रहता है जो शायद आपके वो कोरियन स्किन केयर रूटीन से भी नहीं आता। इसी कैटेगरी में आते हैं और भी बड़े बड़े लोग जैसे मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस। मतलब पैसा इतना है कि उनके घर के कुत्ते के लिए भी प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं। तो क्यों इतना काम करना भाई, थोड़ा चिल करो, आराम करो। लेकिन नहीं, अभी भी दिन रात घिसते रहते हैं। क्यों? क्या उनको और ज्यादा पैसा चाहिए? नहीं। क्या उनको ज्यादा फेम चाहिए? नहीं। तो क्यों करते हैं ये सब? एक ही चीज है ब्रो, एंड दैट्स कॉल्ड FLOW, फ्लो। जी हाँ दोस्तों, फ्लो का मतलब समझना है ना, तो ऐसा समझो कि तुम अपनी बोरिंग जिंदगी को एक फुल ऑन बॉलीवुड आइटम नंबर बना रहे हो। शीला मतलब जब बंदा फ्लो में होता है ना, तो उसे ना भूख लगती है, ना नींद आती है, ना मम्मी के ताने सुनाई देते हैं और ना अरिजीत सिंह के गाने। बस वो एक ही काम होता है जो उसकी नजर के सामने होता है और उसी में फुल टशन के साथ घुसा पड़ा रहता है। अब नॉर्मल लाइफ में जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो ये सोचते हैं बस यार रिजल्ट मिल जाए, बस गोल अचीव हो जाए। बट ब्रो, फ्लो में ऐसा नहीं होता। जब इंसान फ्लो में होता है ना, तो उसे मंजिल का टेंशन नहीं होता, सिर्फ सफर में चलने का नशा होता है। हर छोटी छोटी प्रोग्रेस एक चीज जैसी लगती है और वहीं से आता है वो जुनून जो तुम्हें रात दिन काम करने पर मजबूर कर देता है। और अभी तो रुको, मिकेला शिफ्रेन की कहानी तो फुल पैसा वसूल है भाई। मैडम एकदम स्कीइंग की क्वीन है। आइस स्कीइंग में महारत हासिल की है मैडम ने। लेकिन अफसोस, नवंबर 2024 में खतरनाक क्रैश हुआ जिसमें मैडम हॉस्पिटलाइज हो गई। एब्डोमेन में पंक्चर वुंड, खतरनाक इंजरीज आई थी। मतलब एक नॉर्मल आदमी होता तो व्हाट्सएप पे डीपी ब्लैक कर देता और 6 महीने तक चुपचाप बेड में पड़े रहता। लेकिन ये क्वीन ना, 3 महीने में वापस फिर से स्लो पर आ गई। फरवरी 2025 में 3 महीने बाद फिर से वापस आकर 100th वर्ल्ड कप की विक्ट्री हासिल की उन्होंने। मतलब उनकी इंजरी भी सोचती होगी बहन थोड़ा तो रेस्ट कर ले, पर मैडम बोली नो बिच, स्लो इज माय रन। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि इतना जुनून आप में आता कैसे है, तो उन्होंने ये कहा कि सिंपल है, जब मैं स्लोप में घुस जाती हूँ ना तो मेरे सामने पूरा दुनिया फेड हो जाता है। भीड़ का शोर शराबा बाय, दर्द जो भी है टाटा, किसी बात का ख्याल नहीं रहता, बस अपने अगले कदम का, बस उस स्कीइंग में घुसे हुए मजे का। दोस्तों यही है FLOW यानी कि फ्लो। मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी ये बोलते हैं कि आई वांट टू कीप ऑन क्लाइंबिंग फॉर द वांट्स टू क्लाइंब, आई डोंट वांट टू रीच एनीवेयर, आई जस्ट वांट टू क्लाइंब। मतलब कि वो ये कहते हैं कि मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे कहीं कुछ पहुंचना नहीं होता, मुझे कुछ हासिल नहीं करना होता, मुझे बस चढ़ने में मजा आता है और मुझे बस उसी का मजा लेना है। मतलब बस चढ़ते जाओ, करते जाओ और फील लेते जाओ। यही है फ्लो। आपको भी तो फील होता होगा जब आप अपने किसी मनपसंद वीडियो गेम को खेलते हो, आता है ना मजा। मतलब टाइम ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा के बोरिंग काम जैसे कि ऑफिस में काम करना, ईमेल लिखना, होमवर्क पूरा करना, एक्सेल के बोरिंग कॉलम्स बनाना या घर में आलू के पराठे बनाना, क्या इन सब में भी फ्लो आ सकता है? क्या ये सारे बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। इसके लिए चाहिए बस 4 स्तंभ। वो अमिताभ बच्चन का था ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुसार
अनुशासन, इसी तरह फ्लोर के भी 4 स्तंभ हैं। यही जानने में मदद करेगी हमारी आज की किताब द फ्लो स्टेट, जिसे लिखा है ऑथर मिहाली जो भी। ऑथर का नाम थोड़ा सा टर्न ट्विस्टर टाइप है, लेकिन इनसाइट्स उनके एकदम धमाकेदार है। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। चलिए इसी के साथ किताब यात्रा शुरू किया जाए। फ्लो का पहला स्तंभ, चैलेंज। तो दोस्तों मैं आपको वो कहानी बताता हूँ जब मैंने पहली बार गिटार बजाना सीखा। तो सीन ऐसा था कि कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, घर बैठे करने को कुछ था नहीं, तो सोचा गिटार सीख लेते हैं। बाहर गया, फुल जोश में गिटार खरीद के घर ले आया। और टीचर कौन था? अरे अपना यूट्यूब बाबा, मतलब कोई प्रॉपर गुरु नहीं, सीधा शॉर्टकट ट्रेनिंग। लेकिन पता है गाना कौन सा चुन लिया? मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे नर्सरी का बच्चा आईआईटी का एग्जाम देने निकल पड़ा। अब असली कॉमेडी यहाँ शुरू होती है कि गिटार पे हाथ रखना तक नहीं आता था, कॉर्ड्स क्या होते हैं पता ही नहीं था, बीट्स किस चिड़िया का नाम है कोई आइडिया नहीं था। 5 दिन तक गिटार को छेड़छाड़ किया, फिर फ्रस्ट्रेशन में गिटार को एक कोने में ऐसे फेंक दिया जैसे किसी एक्स को ब्लॉक मार दिया। दिल के अंदर बस यही क्वेश्चन था, यार इतना खर्चा करके गिटार ले तो आया, कभी बजा भी पाऊंगा या नहीं। फिर काफी वक्त बाद एक दिन दिमाग में आया कि नहीं यार, शुरू करते हैं। यूट्यूब के रैंडम जुगाड़ू वीडियोस को बाय बाय किया और एक प्रॉपर कोर्स ज्वाइन किया। उस कोर्स में सीक्वेंशियली लेवल बाय लेवल गिटार ट्रेनिंग दी गई थी, बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक। पहले एक हफ्ते सिर्फ गिटार को पकड़ना और स्ट्रिंग प्रेस करना सिखाया, फिर उसके बाद 1 महीना तक बेसिक स्ट्रमिंग, फिर उसके बाद धीरे धीरे बेसिक कॉर्ड्स को पकड़ना, फिर उन कॉर्ड्स को शिफ्ट करना, फिर कॉर्ड्स के साथ स्ट्रमिंग करना, और फिर कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग के साथ गाने को सिंक करना। ऐसे ही करते लेवल बाय लेवल सीखते सीखते धीरे धीरे 8 महीने हो गए। लेकिन 8 महीने के बाद वो हो गया जो एक वक्त में इम्पॉसिबल लगता था। मैं फाइनली वो गाना बजा पाया 8 महीने बाद। लेकिन मैं तो कहूंगा 8 महीने भी कम है, क्योंकि मैंने पहला वाला जो तरीका चुना था, अगर वैसे आगे बढ़ता तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ती। इसीलिए दोस्तों, बिगिनर लेवल पे एडवांस लेवल चैलेंज मत लो, धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और अपने चैलेंजेस भी। अब जब मुझे गिटार पे ये गाना बजाना आ गया था, मैं खुश हो गया और वहीं बैठ गया। फिर हर जगह हर माहौल पे वही गाना बजाने लगा, शादी हो, पार्टी हो, ड्राइंग रूम हो, हर जगह मैं तेनू सम, मैं तेनू, मैं तेनू सम। लोग बोर होने लगे और मैं खुद भी, मुझे पता भी नहीं चला और मैं धीरे धीरे गिटार से बोर हो गया। मतलब बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा, पहला एक्साइटमेंट, फिर थोड़ा बोरिंग और फिर इग्नोर। लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। 1-2 नए अलग अलग तरह के गाने ट्राई करने शुरू किए, थोड़ा मजा आया तो मैंने फिर से एक दूसरे स्ट्रमिंग का गाना चुन लिया। फिर थोड़े और स्किल्स सीखे, थोड़े और अलग अलग तरह के कॉर्ड सीखे, थोड़े और अलग अलग तरह के स्ट्रमिंग। फिर मैंने गानों को मिक्स करके गाना गाना सीखा, 2 अलग अलग गानों के बीच में स्केल्स कैसे चेंज करते हैं, एक ही फ्लो में 2-3 गाने कैसे गाते हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्म कैसे करते हैं, एक ही कॉर्ड से 15-20 गाने कैसे बजाते हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखते सीखते अपने ही आप में चैलेंजिंग होता गया और मुझे मजा भी आने लगा। तो मेरी जान, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैंने पूरे सफर में गिटार को 2 बार बीच में छोड़ दिया। पहला, जब चैलेंज मेरे स्किल से बहुत ऊपर था, मैं खुद बिगिनर लेवल का था और मैंने एडवांस लेवल चैलेंज चुन लिया। और दूसरा तब, जब मैंने चैलेंज लिया ही नहीं, जहां था वहीं बैठा रह गया। उसके बाद से आज तक 3 साल हो चुके हैं और मैं हर दूसरे-तीसरे हफ्ते एक नया गाना या फिर एक नया स्ट्रमिंग पैटर्न या फिर एक नया मेडले जरूर ट्राई करता हूं, क्योंकि इसी स्किल और चैलेंज के बैलेंस से ही असली फ्लो आता है। तो दोस्तों कुछ समझे, फ्लो पाने का यही सही तरीका है कि तुम्हारे चैलेंज और तुम्हारे स्किल के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चैलेंज इतना ज्यादा टफ हो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और ना ही इतना ज्यादा इजी हो कि तुम्हें लगे भाई इससे अच्छा तो कैंडी क्रश ही खेल लेता। फ्लो तभी आता है जब तुम्हारा वो काम एक परफेक्ट वीडियो गेम जैसा फील हो। कभी खेला है ना वीडियो गेम? लेवल 1 पे जब तुम घुसते हो, थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा पसीना निकलता है, लेकिन मैनेजेबल होता है। फिर लेवल 2 आता है जो थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारा दिमाग गोलगप्पा बन जाए। और ऐसे ही थक थक करते करते तुम लेवल 10 तक फाइनली पहुंच जाते हो और फुल प्रो मैक्स गेमर बन जाते हो। लेकिन जरा इमेजिन करो, अगर लेवल 1 पे ही तुम्हें लेवल 10 का बॉस फाइट मिल जाए, मतलब तुम्हें एकदम शुरू से ही थैनोस से भिड़ना पड़ जाए, तो तुम उसी वक्त अपना फोन बेड पर पटक के बोलोगे बस भाई मेरे बस का नहीं। और दूसरी तरफ सोचो, अगर लेवल 2 उसी डिफिकल्टी लेवल का हो जो लेवल 1 का था, तो भाई क्या ही मजा आएगा। तब तुम बोलोगे कि भाई ये गेम बनाने वाले ने तो चूना लगा दिया, और बोर होकर अनइंस्टॉल कर दोगे। इसीलिए फ्लो चाहिए तो चैलेंजेस बढ़ाओ जरूर, मगर धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम राइटिंग कर रहे हो तो पहली बार 1000 वर्ड्स 25 मिनट में लिखने का कोशिश करो। उसके अगली बार बोलो अब तो ये 1000 वर्ड्स 24 मिनट में लिख के दिखाएगा। किचन साफ कर रहे हो तो पहले 20 मिनट में कर रहे थे, तो अब 19.5 मिनट पे लाओ, देखो खून में कैसा उबाल आता है। और मेरे जिम के भाई और बहनों, अगर 12 kg का डंबल कंफर्टेबली उठा लेते हो तो अगली बार पेट थोड़ा सा बढ़ाना, सीधा 20 या 30 किलो नहीं 15 किलो तक जा सकते हो। फ्लो का दूसरा स्तंभ, फोकस। दोस्तों जरा सोचो, सामने माउंट एवरेस्ट का बर्फ का समंदर है, जहाँ पर टूथपेस्ट भी आइसक्रीम बन जाए और फेफड़ों में सांस की कमी महसूस होनी शुरू हो जाए, और फिर अचानक आए वो फिल्मी पल, वो फाइनल मोमेंट जब फाइनली तुम चोटी पर अपना कदम रखो, तिरंगा पकड़कर वहां पर लहराओ, इंडिया का स्वैग पूरे दुनिया में दिखाओ। मैं बात कर रहा हूँ एक हिंदुस्तानी माउंटेनर नरेंद्र कुमार की। जब उनसे इस एडवेंचर के बारे में रिपोर्टर भाई साहब ने पूछा, सर समिट पे चढ़ते वक्त दिमाग में चल क्या रहा था आपके? सबको लग रहा था कि जवाब कुछ ऐसा आएगा,
फैमिली, देश, भगवान, संस्कार। लेकिन जवाब था बस नेक्स्ट स्टेप, दैट्स इट, पीरियड, माइक ड्रॉप। दोस्तों, महान हर्डलर एडविन मोजेस ने भी यही कहा है जब वो एक रेस के कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि रेस के वक्त तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिमाग खाली होगा, क्योंकि उससे पहले तुमने अपने ओपोनेंट की आंखों में देखा होगा, हो सकता है तुम्हारा जेट लैग हो गया होगा, हो सकता है तुमने कोई अलग तरह का खाना खा लिया होगा, हो सकता है वहां पर पहुंचकर होटल में सोने की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो गई होगी। सारे के सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स दिमाग से उस वक्त निकालने होंगे जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यही माइंडसेट जरूरी है फ्लो के लिए। अगर आपको भी अपने काम में फ्लो लाना है तो फोकस लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये कुछ स्टेप्स आप जरूर अपना सकते हो। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दो, मतलब कोई गर्लफ्रेंड का बाबू मुझसे बात कब करोगे वाला व्हाट्सएप भी नहीं आना चाहिए। ब्राउजर टैब सारे के सारे बंद कर दो, वरना फिर से यूट्यूब पे गेमर वीडियोस देखने शुरू कर दोगे। कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच का स्कोरबोर्ड नोटिफिकेशन फोन पे नहीं आना चाहिए। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स यूज करो, दुनिया का ड्रामा म्यूट करो, तुम्हारा फोकस एब्सोल्यूट करो। कुछ भी काम शुरू करने से पहले अपना फोकस थोड़ा सा वार्म अप करो, मतलब कि कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद करके मेडिटेटिंग म्यूजिक सुनो, शांत रहो, कुछ मत सोचो और 1 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलो और काम पर टूट पड़ो। फ्लो का तीसरा स्तंभ, आजादी, फ्रीडम। देखो दोस्तों, आई एम श्योर तुमने नोटिस किया जरूर होगा, ऑनेस्टली बताना, जब तुम अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहे होते हो एकदम अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पे, जिसपे तुम 2-3 घंटे तक ज्ञान बक सकते हो, और तुम वहां पर बैठे बकते ही जा रहे हो। 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं और तुम्हें लगता है सिर्फ 20 मिनट हुए। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारे अंदर का कॉन्शियसनेस सो रहा होता है, तुम बिना सोचे अपने आप मजे में बातें किए जा रहे हो। लेकिन वहीं अगर तुम किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो, 20 मिनट भी मिर्जापुर के तीसरे सीजन जैसा लगता है, खत्म ही नहीं हो रहा। और क्यों होता है ऐसा? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि दोस्त के सामने तुम अपना अगली क्राई फेस भी दिखा सकते हो, वहाँ कुछ भी झूठ सच बोल सकते हो, कुछ भी गलती कर सकते हो और कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। लेकिन इंटरव्यू में वहाँ तुम्हें एकदम सेल्फ कॉन्शियस, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती वहाँ, इसीलिए तुम्हारी फटी पड़ी रहती है। और यही डर है फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन। हमारे ऑथर ने बताया है कि भाई फ्लो में डर की बिल्कुल जगह नहीं होती। अगर तुम बस डर ही रहे हो कि अरे मैं गलत बोल दूंगा, अरे वो मुझे जज कर लेंगे, तो बस खेल खत्म, फ्लो तुमसे 2 किलोमीटर दूर के हाथ से निकल चुका होगा। अब जरा आइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे, मतलब वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर जिसकी एप्स देख के जिम ट्रेनर भी शर्मा जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर मान लो आपकी परफॉर्मेंस एक दिन खराब हो जाए, आप पेनल्टी शूटआउट पे जाओ और गोल मिस कर दो, तो क्या आप अगला शॉट मारने से पहले डरोगे? रोनाल्डो ने साफ साफ कहा, बिल्कुल नहीं। जब मैं खेल रहा होता हूँ तो वहाँ डर की कोई गुंजाइश नहीं होती। चोट लगी हो, लास्ट परफॉर्मेंस खराब हुआ हो या लोग गालियां बक रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक बार पेनल्टी शूटआउट मिस करता हूँ, मैं दोबारा शॉट मारूंगा। अगर दूसरी बार भी मिस होता है, मैं तीसरी बार मारूंगा और तब तक मारता रहूंगा जब तक पेनल्टी शूटआउट सही से अंदर ना डाल दूं। मुझे डर नहीं लगता बेइज्जती, गलती या फेलियर से। तो मतलब दोस्तों, बंदा लिटरली बोल रहा है कि मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, चाहे बॉल गोल पे जाए या बाजू वाले अंकल की बैल्कनी में घुस जाए। फ्लो भी इसी माइंडसेट से आता है, फ्रीडम टू परफॉर्म। जब तुम गलती करने से नहीं डरते, तुम अपने काम में नए तरीके एक्सप्लोर कर पाते हो। तो अब जरा आओ प्रो टिप पे कि करे क्या ताकि काम में वो फ्रीडम आ पाए और फ्लो बन पाए। इसका बेस्ट जुगाड़ है परमिशन टाइमर। है अरे 20 से 30 मिनट का एक काउंटडाउन सेट करो, मतलब कुछ भी काम करने से पहले 20 से 30 मिनट का अलार्म लगाओ और अपने आप से बोलो कि बेटा अब जब तक अलार्म नहीं बजता हम अपने आप को जज नहीं करेंगे, गलती करने से नहीं डरेंगे। मतलब अगर तुम कंटेंट लिख रहे हो तो 25 मिनट का टाइमर लगाकर चुपचाप पेन उठाकर जो मन में आता है उस कंटेंट से रिलेटेड बस लिखते जाओ, बिना सोचे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा जाएगा, क्या बुरा जाएगा, बस लिखते जाओ। फिर जब फाइनली टाइमर बज जाएगा, ट्रिंग ट्रिंग, फ्लो आपका शुरू हो चुका होगा। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर के जज को थोड़ी देर के लिए चुप कराओ और फिर देखो क्रिएटिविटी का नल ऐसा खुलता है जैसे एकदम नायग्रा फॉल्स। फ्लो का चौथा स्तंभ, फीडबैक। दोस्तों, फीडबैक का सीधा मतलब है कि क्या सही किया और क्या गलत, इसका प्रॉपर अपडेट मिलना। बिना फीडबैक के लाइफ ऐसी लगती है जैसे इंस्टा पे एक फोटो डाली और कोई लाइक ही नहीं आया, दिल टूट सा जाता है ना। दोस्तों, एक 62 साल की आंटी है जो इटालियन ऑल्प्स में रहती है। उनका सबसे बड़ा मजा इसी बात से है कि वो अपनी बगीचे को संभालती है। वो कहती है, मुझे अपने पौधों का ख्याल रखने में इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे पसंद है देखना कि पौधे कैसे कैसे दिन ब दिन ग्रो करते हैं और फाइनली कितने अच्छे से वो स्वस्थ हो जाते हैं। कितना खूबसूरत लगता है। ये एक्टिविटी पेशेंस डिमांड करती है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, लेकिन फाइनली जब आप अपने प्लांट्स को स्ट्रांगली ग्रो करते हुए देखते हो ना, तो अलग ही संतोष मिलता है। दोस्तों, यही है फीडबैक का जादू। एक और एग्जांपल सुनो। सोलो ओशियन क्रूजिंग, मतलब एक बंदा अकेला छोटी सी बोट पे हफ्तों तक समंदर में सेल कर रहा है और उससे जमीन दिख ही नहीं रही है। ये है रिसर्चर जिम मैकबेथ, जो बोलते हैं कि सेलर की एक्साइटमेंट का लेवल आसमान तक पहुंच जाता है जब वो फाइनली समंदर के बीच में जमीन का आउटलाइन देख लेता है। खुशी के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लेजेंडरी सेलर तो ये भी कहता है कि हर बार जितनी बार भी मैं लैंड को देखता हूँ, मुझे सेम वही खुशी फील होती है, एक अलग ही गर्व, जैसे कि ये नई जमीन मैंने ढूंढी है। तो एक पल में उनका लगता है कि अपुनिज भगवान है। तो यही है फ्लो का असली फंडा दोस्तों। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम उस गोल से कितना दूर या पास हो। इसी को कहते हैं फीडबैक। फीडबैक के बिना काम मतलब बिरयानी बिना मसाला, थोड़ा फीका थोड़ा डिप्रेसिंग। अमेरिकन एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी कंपनी गैलॉप की एक स्टडी ये बताती है कि जिस काम में मैनेजर्स फीडबैक नहीं देते, ये नहीं बताते कि आप कितना सही हो कितना गलत, 98% एम्प्लॉइज वहाँ पे काम में एंगेजमेंट फील ही नहीं करते। अब नॉर्मल गेम्स में ये फीडबैक बहुत ईजी होता है, इसीलिए हमारा फ्लो नॉर्मल गेम्स में बड़ी आसानी से बन जाता है। जैसे टेनिस में हर शॉट के बाद आपको
पता है कि प्लेयर ने अच्छा किया या नहीं, क्योंकि वहां पे सही या गलत बहुत इजीली डिफाइन होता है। चेस प्लेयर भी अपना हर मूव के बाद कैलकुलेट करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव के कितने करीब आया और कितना दूर गया, और ऑब्जेक्टिव सीधा है, सामने वाले को हराना। सिंपल, राजा को हराओ, कहानी खत्म। लेकिन सारी एक्टिविटीज टेनिस, रॉक क्लाइंबिंग या चेस की तरह सीधी साधी नहीं होती। जैसे कि क्रिएटिव फील्ड्स जैसे म्यूजिक कंपोजर, उसे पता कैसे चलेगा कि जो गाना उसने लिखा है वो सही है या गलत, वो अच्छा है या बुरा। उसका गोल बहुत ही वेग होता है, इसलिए फीडबैक बहुत ही मुश्किल होता है। जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो उसे भी यही कंफ्यूजन होता है। मतलब क्रिएटिव फील्ड्स में गोल्स थोड़े से अजब गजब होते हैं और फीडबैक भी बहुत ही धुंधला सा होता है। ऐसे केसेस में इंसान को खुद का एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल सेंस डेवलप करना पड़ता है। मतलब कि अपने आप से खुद पूछो कि तुमको क्या हासिल करना है अपने इस काम से, और अपना गोल ठीक से डिफाइन करो। उसके बाद बीच बीच में चेक करो कि तुम अपने गोल से कितना ज्यादा दूर हो। मैं अपने खुद के काम में फीडबैक लाने के लिए 1 घंटे भर का अलार्म लगाता हूँ। अलार्म बजता है और मैं अपने आप से पूछता हूँ कि चल बड़ा, देखते हैं पिछले 1 घंटे में क्या क्या अचीव किया और अगले घंटे में क्या अचीव करना है। ये छोटे छोटे चेक्स इन ही अलग जादू देते हैं। गोल क्लैरिफाई भी हो जाता है और तुम फ्लो की तरफ आराम से फिसलते चले जाते हो। तो सिंपल है बॉस, फीडबैक बिना काम जैसे ब्लाइंड डेट, पता ही नहीं चल रहा सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं। इसीलिए बीच बीच में अपने काम को फीडबैक जरूर दिया करो। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा और इन टिप्स को फॉलो करके तुम भी जब काम करने बैठोगे तो फ्लो में ऐसे डुबकी मारोगे जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट एग्जाम से 1 दिन पहले सिलेबस में डुबकी मारता है। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय।